अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कैसे हैं नौजवानों, ठीक ठाक हैं? चल सही। हाँ जी, कल मैंने यहाँ किया था कि डिस्काउंट अगर मिल जाए तो क्या करेंगे, और उसको फिर प्रैक्टिस भी करवाई थी मैंने। अभी ऐसा करें कि आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, कल हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके कि अगर हम डिसीजन करना चाहते हैं ऑर्डर साइज के बारे में, थोड़ी सी समरी पर बता देता हूँ। हम इस चैप्टर में इन्वेंटरी मैनेजमेंट में दो हिस्से मैंने बांटे थे। एक हिस्सा ये बांटा था कि ऑर्डर साइज क्या रखें, ऑर्डर क्वांटिटी, यानी एक वक्त में जब सप्लायर को ऑर्डर करें तो कितना ऑर्डर करें। इसमें मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट ये बताया था कि हम किसी साल के शुरू में खड़े हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और हम प्लानिंग करते हुए ये देखना चाह रहे हैं कि हमने अगले साल में, यानी जिस साल की प्लानिंग करें, टोटल कितने यूनिट्स मंगवाने हैं ये हमें पता है। इसको एनुअल डिमांड कहते हैं। टोटल हमने कितने यूनिट्स खरीद रहे हैं, परचेज, इसको एनुअल डिमांड कहते हैं। तो हम इस वक्त ये फैसला करने लगे हैं कि एक वक्त में कितने यूनिट्स मंगवाएं। जो भी फैसला कर लेंगे उसको फिर एज अ पॉलिसी पूरे साल पे अप्लाई करेंगे। क्योंकि डिसीजन मेकिंग है, तो डिसीजन मेकिंग में अर्ज ये की थी कि हम लोग फैसला किया करेंगे रेलेवेंट आइटम्स की बेस पे। रेलेवेंट की पहचान ये बताई थी कि एक तो डिसीजन हुआ है किसी एक टाइम फ्रेम में, किसी एक टाइम के कॉन्टेक्स्ट में, जो नॉर्मली ईयर होता है। रेलेवेंट आइटम्स वो हैं जिनका टोटल फॉर दैट ईयर, टोटल जो मर्जी ऑप्शन हो, जिनका टोटल फॉर दैट ईयर यानी कि सेम आए, वो इररेलेवेंट है। लेकिन जिनका टोटल फॉर द ईयर वेरी करे, ऑप्शन 1 में कुछ और आए, ऑप्शन 2 में कुछ और आए, वो रेलेवेंट है। 3-4 सवाल प्रैक्टिस किए। इन 4-5 सवालों में आपके जहन में शायद कोई फ्लो, कोई स्ट्रक्चर बनाओ। एक दो टिप्स बताता हूं, शायद आपको काम की लगे। वो ऑर्डर कॉस्ट जो पर यूनिट दी हुई है वो रेलेवेंट नहीं होती। वो ऑर्डर कॉस्ट रेलेवेंट है जो पर ऑर्डर है। दोबारा सुने, जो ऑर्डर कॉस्ट आपको पर यूनिट दे दी वो रेलेवेंट नहीं है, जो पर ऑर्डर दी हुई है वो रेलेवेंट है। दूसरी टिप, वो होल्डिंग कॉस्ट जिसका यूनिट से ताल्लुक है, जो पर यूनिट करके उसका यूनिट से लिंक बनता है, आप उसको कंसेप्चुअली सोचिए, स्टॉक कम ज्यादा होगा तो उस पर फर्क पड़ेगा, वो रेलेवेंट है। लेकिन जो फिजिकल स्टॉक से रिलेटेड नहीं है, जैसे गोदाम का किराया है, अब चीजें ज्यादा पड़ी हो या कम पड़ी हो, गोदाम का रेंट तो नहीं जाना है, तो वो रेलेवेंट होल्डिंग कॉस्ट नहीं है। इसके अलावा एक और टिप बताता हूं, अगर आपको ये दूसरी वाली बात काम की लग जाए तो ये समझ लीजिएगा। मैंने आपको पहचान ये बताई थी कि जिस आइटम का टोटल फॉर द ईयर सेम रहेगा, चाहे जो मर्जी ऑर्डर साइज रखें, वो रेलेवेंट है कि इररेलेवेंट है। वो आइटम जिसका टोटल फॉर द ईयर सेम रहेगा, चाहे जो मर्जी ऑर्डर साइज हो, वो इररेलेवेंट है। इसके लिए मैंने आपको एक दो टिप्स बताई कि वो ऑर्डर कॉस्ट जो पर यूनिट दी हुई है वो इररेलेवेंट है, वो ऑर्डर कॉस्ट जो पर ऑर्डर दी हुई है वो रेलेवेंट है। फिर एक और टिप बताई कि होल्डिंग कॉस्ट जो पर यूनिट दी है, जिसका यूनिट से ताल्लुक बनता है, वो रेलेवेंट है। इसके अलावा आपको एक और पहचान भी बताता हूं, बोल के रहने पहले पूरी प्रैक्टिस कर ले, फिर बताऊं ताकि थोड़ा सा और सामने पिक्चर आ जाए। इस डिसीजन मेकिंग में मैंने आपको शुरू बात यहां से की थी कि नॉर्मली इसमें हमें गिवन ऑप्शंस में से चूज करना पड़ेगा। फिर मैंने इसमें एक सिनेरियो ये बनाया था कि सप्लायर ने डिस्काउंट ऑफर कोई नहीं की हुई, जितने मर्जी खरीदे परचेज कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी। दूसरा केस ये बनाया था कि सप्लायर ने डिस्काउंट का लालच दिया है। अब हूं मैं इसी टॉपिक में, क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्डर साइज डिसाइड करें कि ऑर्डर साइज क्या रखना है। मैं इसी टॉपिक में हूं। इसी टॉपिक में एक सब टॉपिक है, पहले समझ नहीं होता क्या, फिर आपको मकसद पता चलेगा कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको प्यार से ईओक्यू कहते हैं। ईओक्यू, ये मैं इस चैप्टर के जो दो हिस्से बांटे थे ना, एक हिस्सा मैंने लिखा था डिसीजंस रिगार्डिंग ऑर्डर साइज और एक था इन्वेंटरी लेवल। ये मैं भी वही हूं, मैं पार्ट ए पे हूं। ये अभी हम ऑर्डर साइज की ही बात कर रहे हैं। देखें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लिखा हुआ है, तो ये वही टॉपिक चल रहा है अभी। बस एक सब टॉपिक आ गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये क्या चीज है, ये क्या बला है, ये सीखते हैं। इसका फार्मूला देखते हैं पहले। पहली चीज ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। इसका फार्मूला है टोटल एनुअल डिमांड इनटू ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, और इस पूरे का स्क्वायर रूट। ईओक्यू है 2 इनटू एनुअल डिमांड इनटू ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। अब यहां पर ना, वैसे तो यहां भी और वैसे भी आपने इस चीज का बहुत ख्याल रखना है, सवालों में उलझाया हो सकता है, क्योंकि ये एनुअल डिमांड है ना, एनुअल, तो इसलिए डिनोमिनेटर में क्या है, पर यूनिट पर ईयर, या ईयर ही होना चाहिए। पहले इसकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर बताता हूं कॉन्सेप्ट ये चीज क्या है। इसके लिए सवाल लिखिए छोटा सा। एनुअल डिमांड है 108,000, 1,08,000 यूनिट्स, 108,000, ये एनुअल डिमांड बताइए। ऑर्डर कॉस्ट 5,000 पर ऑर्डर, 5,000 रुपए पर ऑर्डर। होल्डिंग कॉस्ट 10 रुपए, ₹10 पर यूनिट पर मंथ, ₹10 पर यूनिट पर मंथ। ईओक्यू करें कैलकुलेट, ईओक्यू कैलकुलेट करें। हाँ जी, कितना गया? 3,000। ये तो हर आपके लेक्चर नोट्स हैं। 2 इंटू कितना, 108,000 डिवाइडेड बाय इंटू 5,000 डिवाइडेड बाय 10 रुपए, नहीं 120, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 3,000 यूनिट्स आ जाएगा।
हाँ जी 3000 यूनिट्स ओके। अच्छा ये ईओक्यू है क्या? इस ईओक्यू को समझने के लिए एक छोटा सा सवाल सॉल्व कर दें। जब आप ये सवाल आपके सामने आ जाएगा ना फिर मेरे लिए आपको बात समझानी आसान हो जाएगी। तो ये जो अभी अभी आप लोगों ने सवाल किया, ये जो अभी डेटा लिखा कि एनुअल डिमांड 108,000 है और ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर 5000 है और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ 10 रुपये यानी पर ईयर 120 रुपये है और इसका ईओक्यू निकाला आपने। इसी सवाल की एक रिक्वायरमेंट और लिखें, इसी सवाल की एक रिक्वायरमेंट और लिखें। एक बार सामने फिगर्स आएंगे ना फिर मैं जो आपको बात समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझनी आसान हो जाएगी। तो एक सवाल सॉल्व करने पहले फिर मैं समझाता हूँ कि ईओक्यू है क्या चीज। अभी तो ठीक है होता है कुछ ईओक्यू, मैंने फॉर्मूला भी बना दिया, आपने सॉल्व भी कर दिया, एक सवाल सामने ले आए, फिगर सामने होंगी, फिर मैं समझाता हूँ कि क्या बना है। तो ये जो अभी सवाल किया इसी की एक रिक्वायरमेंट और लिख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर साइजेस, which of the following order sizes is more economical? Which of the following order sizes is more economical? Option A 2000 units, option B 3000 units और ऑप्शन सी 6000 यूनिट्स। 2000 यूनिट्स, 3000 यूनिट्स और 6000 यूनिट्स, इन तीनों में से बताइए कि ज्यादा इकोनॉमिकल कौन सा है। चलिए मैं ही बता देता हूं, करेंगे इसको वैसे ही जैसे कल परसों से करते आ रहे हैं। एक ओक्यू हो गया 2000, एक हो गया 3000 जो कि आपको पता है कि ये ईओक्यू है, ये भी हमने सॉल्व किया था। एक हो गया 6000। कहीं मैंने जिक्र किया कि कोई परचेज डिस्काउंट है? नहीं। तो फिर टोटल ऑर्डर कॉस्ट और टोटल होल्डिंग कॉस्ट लिख देते हैं काफी। टोटल ऑर्डर कॉस्ट, टोटल ऑर्डर कॉस्ट में क्या करेंगे, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर 5000 रुपए इंटू एनुअल डिमांड 1,08,000 रुपए डिवाइडेड बाय ओक्यू। समीर रिफिल करने वाले को बुलाना यार, रेड मार्कर और ये ब्लैक ये चाहिए मुझे, तू कहीं ला दे। 5000 इंटू 108,000 डिवाइडेड बाय ओक्यू। 2000 पे कितना आता है? 270,000। 3000 पे 6000 पे 90। टोटल होल्डिंग कॉस्ट, इसका तरीका होता है कि पर यूनिट होल्डिंग कॉस्ट इनटू एवरेज इन्वेंटरी। एवरेज इन्वेंटरी क्या होती है? ओक्यू ओवर 2। इसको देखिए सॉल्व पे 2000 पे कितना? 120,000। 3000 पे 180,000 होगा और यहाँ 360,000। ये बन गया 390, ये हो गया 360 और ये हो गया 450। तो कौन सी ऑप्शन बेहतर है? 3000 वाली। इसको नोट करने पर आगे बात करता हूँ। हाँ जी नोटेड, नोट। चलिए इसका कॉन्सेप्ट समझिए क्या है क्या ये जो मैंने आपके सामने 3 ऑप्शन लिखी हैं इनमें से जो 2000 है इसमें ऑर्डर कॉस्ट 270 है। जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ रहा है ऑर्डर कॉस्ट क्यों कम हो रही? क्योंकि ऑर्डर साइज ज्यादा होता जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। देखें ऑर्डर साइज का मतलब है एक दफा में कितने मंगवाने हैं, साल में तो टोटल हमने उतनी मंगवाने ना, ये बात तो तय है। तो अगर ऑर्डर साइज बढ़ता जाएगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होते जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होते जाएंगे तो टोटल ऑर्डर करने की कॉस्ट भी कम होती जाएगी, इसलिए देखिए कम होता जा रहा है। 2000 पे होल्डिंग कॉस्ट 120 है, ऑर्डर साइज बढ़ रहा है तो होल्डिंग कॉस्ट क्यों? ऑर्डर साइज बढ़ रहा है, ज्यादा चीजें आ रही हैं, ऑन एन एवरेज ज्यादा पड़ी रहा करेंगी तो होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा आया करेगी। तो ये अगर मैं इसको ग्राफिकली समझाऊं तो जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ाते जाएंगे जितना कम ऑर्डर साइज होगा उतने ही ज्यादा दफा ऑर्डर करने पड़ेंगे, टोटल ऑर्डर कॉस्ट उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ता जाएगा टोटल ऑर्डर कॉस्ट कम होती जाएगी। ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूं ना ये चीज समझाने के लिए है। अगर आपको ग्राफ समझ आते हैं तो अच्छी बात है, समझ आ जाएगी, नहीं समझ आते तो एक आंसर सुन के दूसरे से निकाल देना। जितना कम ऑर्डर साइज रखेंगे एवरेज इन्वेंटरी उतनी ही, जितना कम ऑर्डर साइज होगा एवरेज इन्वेंटरी उतनी ही कम होगी, तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट उतनी ही कम होगी। लेकिन जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ता जाएगा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं मुख्तलिफ ऑप्शंस का ना ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, टोटल होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अब ये जो आपने इकोनॉमिक्स में वो प्राइस और डिमांड के लॉ पढ़े हैं, अगर आप ये वो कॉन्सेप्ट लगाएं ना तो इक्विलिब्रियम या ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी वो होगी जहां पर इन दोनों का इक्विलिब्रियम है। ये इसको ईओक्यू कहते हैं, ये ईओक्यू है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो ऑर्डर साइज है
कि इसको ऑर्डर करना हमेशा सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल रहेगा। यानी अब जो हम ये कंपैरिजन किया करते थे, इसका टाइम बच गया। हम ये कंपैरिजन क्यों कर रहे थे? तो अब हमें जब इस फार्मूला का पता चल गया, बुजुर्गों ने हमें फार्मूला बना दिया, तो अब इन कंपैरिजन की जरूरत है। अब हम फार्मूले में फिगर पुट करें तो आंसर क्या आ जाएगा? यही बेस्ट ऑर्डर साइज होगा। इसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी जो सबसे इकोनॉमिकल है। अगर हमने ऑर्डर साइज इतना रख लिया जैसे 3000 इस सवाल में, तो वही सबसे बेस्ट ऑर्डर साइज होगा, सबसे कम खर्चा उसमें आया करेगा। ये साबित हो गया, बस साबित हुआ, ये साबित हो गया। तो जितना इकोनॉमिक ऑर्डर का आंसर आएगा, अगर हम उतना ऑर्डर साइज रख लें तो वो हमेशा बेहतर होगा। चाहे उससे कम रख के देख लें, ज्यादा ही बन रहा है, चाहे उससे बढ़ा के देख लें, ज्यादा ही बन रहा है। तो ईओक्यू वो ऑर्डर साइज है जो मोस्ट इकोनॉमिकल है। अच्छा, अगर ये इतनी आसान बात थी तो फिर ये 2 दिन से हम ये बेकार ड्रामा टाइम लाया कर रहे थे? नहीं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी है अगर फलानी 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 बात पूरी हो रही हो तो। अब वो फलानी फलानी बात क्या है वो बताता हूं, फिर सुन ले। बुजुर्गों ने फार्मूला बना दिया ईओक्यू, लेकिन इस फार्मूले की कुछ असम्पशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर ये बातें पूरी हो रही हुई तो ईओक्यू बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी, और अगर वो बातें पूरी ना हो रही हुई तो फिर बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी कैसे ढूंढेंगे? फिर ऐसे ही ढूंढनी पड़ेगी, यानी मुख्तलिफ ऑप्शंस को ही कंपेयर करना पड़ेगा। बात दोबारा सुन लें, ईओक्यू बुजुर्गों का बनाया हुआ फार्मूला है। कॉस्ट अकाउंटिंग में बुजुर्गों का नॉलेज है ना, और तो उसमें स्टैंडर्ड तो नहीं, बुजुर्गों का नॉलेज, बड़े बुजुर्गों का नॉलेज चल रहा है। ईओक्यू बुजुर्गों का बनाया हुआ फार्मूला है कि अगर फलानी फलानी बातें पूरी हो गई, जैसे कोई भी थ्योरी होती है ना, तो उसकी असम्पशन होती है कि अगर ये बातें पूरी हुई तो हमारी बात सच है। तो अगर फलानी फलानी असम्पशंस पूरी हो गई तो ईओक्यू मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी है, क्योंकि इस पे टोटल कॉस्ट लोएस्ट आएगी। और इसकी देखें इकोनॉमिक्स से जो समझाइए, अगर ये ऑर्डर साइज रखा तो इस ऑर्डर साइज पे टोटल ऑर्डर कॉस्ट और टोटल होल्डिंग कॉस्ट बराबर होंगे, ये बराबर, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट। तो ईओक्यू मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको ओक्यू रखने से सबसे कम खर्चा होगा। लेकिन ये तब होगा अगर इसकी जो मैं असम्पशंस लिखाने लगा हूं वो पूरी हो गई तो। लेकिन अगर वो पूरी ना हुई तो फिर बिला मुकाबला ये बेस्ट नहीं होगा, फिर मुकाबला करके देखना पड़ेगा। जो मैं आपको इसकी असम्पशंस बताने लगा हूं, अगर वो रहती हैं फिर तो ये बिला मुकाबला बेस्ट है। लेकिन अगर वो असम्पशंस पूरी नहीं हुई, सवाल में चीजें कुछ चेंज हो रही हैं, तो फिर वो बिला मुकाबला बेस्ट नहीं है, फिर उसका मुकाबला कराना पड़ेगा। फिर उनको ऑप्शन से कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि वाकई ये बेस्ट है या नहीं, अब कोई और बेस्ट हो गया। कॉन्सेप्ट है समझ? तो ईओक्यू बुजुर्गों का बनाया हुआ फार्मूला है, जिससे हमारा टाइम बच जाएगा ये कंपैरिजन करने का, और हमारे पास डायरेक्टली वो फिगर आ जाएगा कि अगर वो ऑर्डर साइज रख लिया जाए तो वही बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी हुआ करेगा। लेकिन ये तब है अगर फलानी 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 बात पूरी हुई तो। अगर वो फलानी बातें पूरी नहीं हुई तो फिर ये बिला मुकाबला बेस्ट नहीं है, फिर इसको हमें ऐसे कंपेयर ही करना पड़ेगा। अब वो फलानी फलानी बात क्या है, उनको हम कह लेते हैं असम्पशंस ऑफ ईओक्यू, लिमिटेशंस ऑफ ईओक्यू भी कह सकते हैं। असम्पशंस ऑफ ईओक्यू कह लें, लिमिटेशंस ऑफ ईओक्यू कह लें। और ये जो असम्पशंस या लिमिटेशंस हैं, ये भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मुख्तलिफ किताबों में वर्डिंग्स थोड़ी मुख्तलिफ इस्तेमाल हुई है, तो मैं आपको रीजनेबल 3-4 पॉइंट बता रहा हूं। ये जो पॉइंट बताने लगा हूं ये हरफ आखिर नहीं है, डिफरेंट किताबों में इनके बारे में डिफरेंट असम्पशन मिली है, लेकिन मोर और लेस एक ही होती हैं। तो मैं आपको 3-4 असम्पशंस बता देता हूं। ये आपसे थ्योरेटिकली भी रटे वाला भी पूछा जा सकता है, आपको 2 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है, 3 नंबर का, कि ईओक्यू की लिमिटेशंस डिस्कस करते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट लिख देना। लिखे नंबर 1। अच्छा, दिखाता हूं अंग्रेजी, फिर आपको बता दूं कि ये जो असम्पशंस है ना, ये असम्पशंस ये हैं कि अगर ये बातें पूरी हो गई, अगर ये बातें पूरी हो गई तो ईओक्यू बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी है। अगर ये बातें पूरी हुई तो बिला मुकाबला बेस्ट है। चलिए नंबर 1 लिखें। एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड इज सर्टेन, यानी हमें पता है एनुअल डिमांड कितनी है, एंड कांस्टेंट, कितनी है, एंड कांस्टेंट, एनुअल डिमांड इज सर्टेन एंड कांस्टेंट थ्रू आउट द पीरियड। कांस्टेंट थ्रू आउट द पीरियड से मुराद ये है कि अगर हमने एनुअली सोचा है कि 2,40,000 यूनिट्स हम खरीदेंगे, तो ये हमारी एनुअल डिमांड हो गई। लेकिन इनमें कोई सीजनल फैक्टर नहीं है। सीजनल फैक्टर से मुराद ये है कि ऐसा नहीं है कि ये 2,40,000 में से आधे तो हम 2 महीनों सर्दियों में मंगवा लेंगे, ऐसा नहीं है। 2,40,000 यूनिट्स अगर साल में चाहिए तो हमें हर महीने 20,000 यूनिट्स चाहिए, ये मुराद है कांस्टेंट थ्रू आउट द पीरियड से। तो एनुअल डिमांड इज सर्टेन, यानी पता है कितनी है, और कांस्टेंट थ्रू आउट द पीरियड, हर महीने बराबर है, ये मतलब है इस बात का। नेक्स्ट लिखें। ऑर्डर लीड टाइम, ऑर्डर लीड टाइम, लीड टाइम की एक वर्ड है, वो भी चैप्टर में बहुत इस्तेमाल होगा, लीड टाइम। लीड टाइम कहते हैं कि जब हमने ऑर्डर प्लेस किया उस दिन से लेके हमारे पास चीजें पहुंचने तक जितना टाइम
में बहुत इस्तेमाल होगा लीड टाइम। लीड टाइम कहते हैं कि जब हमने ऑर्डर प्लेस किया उस दिन से लेके हमारे पास चीजें पहुंचने तक जितना टाइम लगना है उसको लीड टाइम कहते हैं। यानी हमने सप्लाई ऑर्डर प्लेस कर दिया कि 500 यूनिट चाहिए, अब इस बात के 10 दिन बाद जाके चीजें हम तक पहुंच रही हैं, तो इसको लीड टाइम कहते हैं। तो दूसरी असम्पशन बता रहा हूं, ऑर्डर लीड टाइम इज कांस्टेंट। ऑर्डर लीड टाइम इज कांस्टेंट, यानी इसमें चेंज नहीं होना। नहीं हर साल नहीं, जिस साल की हम बात करें उस साल में हम चाहे नवंबर में और चीजें मंगवाएं, चाहे जनवरी में मंगवाएं, चाहे जुलाई में मंगवाएं, सेम डे लगेगा। यानी ये नहीं होगा कि सप्लाई कहेगी अभी सीजन है हमारा तो अभी रश की वजह से हम आपको चीजें जल्दी नहीं पहुंचा सकेंगे। तीसरी असम्पशन लिखें। अच्छा, इन असम्पशंस को ना आपने सिर्फ थ्योरेटिकल हद तक याद रखना है, इसको टेंशन नहीं लेनी सवाल के अंदर कि असम्पशन पूरी नहीं हो रही, ईओक्यू लगाएं कि ना लगाएं। आपका काम है अगर एग्जाम में ईओक्यू निकालने को कहा है तो निकालना है। ये असम्पशन सिर्फ थ्योरेटिकल जितनी इज्जत दें इनको कि आपको अगर पूछ लिया जाए कि असम्पशन ऑफ ईओक्यू क्या है या लिमिटेशन ऑफ ईओक्यू क्या है, तो बस उतनी इज्जत है कि इनको आप लिख सकें, वरना इनको ध्यान नहीं देना पेपर के अंदर। कितने हो गए पॉइंट? तीसरा लिखिए जी। देयर इज नो सेफ्टी स्टॉक। देयर इज नो सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक नहीं है। अच्छा, जो सेफ्टी स्टॉक नहीं है वाली बात है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये असम्पशंस आपने सवाल में अप्लाई करने नहीं लग जाना। यानी आपको अगर सवाल के अंदर सेफ्टी स्टॉक भी दिया हुआ है और सवाल की रिक्वायरमेंट है ईओक्यू निकालने, तो आप सोचेंगे सर ने तो बताया था कि ईओक्यू के असम्पशन की सेफ्टी स्टॉक नहीं होता, अब सेफ्टी स्टॉक आ गया तो आप आंसर लिखें जी कि क्योंकि इसकी असम्पशन सेफ्टी स्टॉक नहीं होता इसलिए आपका सवाल गलत है, हम ईओक्यू कैलकुलेट नहीं करें। ये हरकतें नहीं करनी, आपने असम्पशंस पेपर में अप्लाई नहीं करनी। ये सिर्फ इसलिए है कि अगर थ्योरेटिकल पूछा जाए तो कर लें। सवाल अगर कैलकुलेशन का आता है ईओक्यू निकालना है तो निकाल के देना है, तब ये काम नहीं करना कि असम्पशंस पूरी नहीं हो रही इसलिए हम ईओक्यू नहीं निकाल सकते। नहीं, ईओक्यू कैलकुलेट करने में मसला नहीं होता। असम्पशन से क्या मुराद है? असम्पशन से मुराद ये है कि अगर ये बातें पूरी हुई तो ईओक्यू का जो आंसर आया होगा वो बिला मुकाबला बेस्ट है, लेकिन अगर ये असम्पशंस पूरी नहीं हो रही तो इसका मतलब है ईओक्यू कैलकुलेट नहीं हो सकता। नहीं, इसका मतलब है कि ईओक्यू कैलकुलेट हो सकता है, जो ईओक्यू निकला होगा वो बिला मुकाबला बेस्ट नहीं होगा, उसका मुकाबला करके देखना पड़ेगा। ये सिग्निफिकेंस है असम्पशंस की। तो चौथा पॉइंट क्या बताया? ये सेफ्टी स्टॉक नहीं है। चौथा नहीं था? अच्छा, तीसरा था। चलो चौथा लिखें, नो प्राइस चेंजेस आर एक्सपेक्टेड। और मैं यहाँ पर सिर्फ परचेस कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, कोई खर्चा चेंज नहीं होगा। ऑर्डर कॉस्ट में भी कोई चेंज नहीं आएगी, होल्डिंग कॉस्ट में भी कोई चेंज नहीं आनी, परचेस कॉस्ट में तो ऐसी कोई चेंज नहीं आनी। तो नो प्राइस चेंजेस आर एक्सपेक्टेड। प्राइसेस में चेंज नहीं होना, ना ही ऑर्डर कॉस्ट में चेंज होना है, ना ही होल्डिंग कॉस्ट में चेंज होना है, ना ही परचेस कॉस्ट में चेंज होना। ये असम्पशन है। सवाल में आपको इनके खिलाफ बातें मिल सकती हैं, तो असम्पशन पूरी ना होने का मतलब ये नहीं कि आप ईओक्यू निकालने से इनकार कर देंगे, मैं इनकी ईओक्यू नहीं निकाला कि असम्पशन पूरी नहीं हो रही। असम्पशन अगर पूरी नहीं होगी तो सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि ईओक्यू का जो आंसर निकला होगा वो बिला मुकाबला बेस्ट नहीं होगा। फिर देखना पड़ेगा सवाल वाला क्या कह रहा है। ईओक्यू कैलकुलेट करना होगा आपने अगर पूछा जा रहा है तो। चलिए, इसकी असम्पशन काफी है। ईओक्यू के बारे में आपको मैंने कॉन्सेप्ट ये बताया है कि ईओक्यू वो ऑर्डर क्वांटिटी है जो बेस्ट है। अगर फलानी फलानी असम्पशन पूरी हुई तो ये साबित करके देख लिया। यहां से आपको एक कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं ईओक्यू के जो सामने मौजूद है, लेकिन इसको दोबारा से लिखा देता हूं। ये आपको रिवर्स वर्किंग या मिसिंग फिगर निकालने में काम आ सकती है। जो आप कैरेक्टरिस्टिक बताने लगा हूं, ये आपको मिसिंग फिगर निकालने अगर सवाल में कहीं पड़ती है ना, है पास पेपर के सवाल, तो ये काम आ जाएगा। आलो कि मैंने सामने ये दो दफा लिख के दिखाई दी चीज, लेकिन फिर भी मैं अलग से फिर से बता देता हूं। वो क्या? ईओक्यू की कैरेक्टरिस्टिक याद रख लें, ये आपको काम आ सकती है। इफ देयर इज नो सेफ्टी स्टॉक then at EOQ total order cost is equal to total holding cost। ये EOQ की एक कैरेक्टरिस्टिक है और ये कोई नई बात नहीं की है, मैंने दो दफा पहले ये बात बता दी है। क्या एक बात यहाँ, ये देखिए, ये भी बात की हुई है। EOQ वो साइज है जहां पर ये दोनों बराबर हैं, यहाँ भी दिखाया हुआ है EOQ पे दोनों बराबर हैं। बस यही बात मैंने अंग्रेजी में लिख के बता दी, लेकिन अलग से ये बताइए ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो जाए। ये जिन सवालों में कहीं हम देखेंगे मिसिंग फिगर निकालनी होगी, वहां पर ये एक टिप के तौर पे, एक हिंट के तौर पे काम आ जाएगी बात कि अगर EOQ फॉलो हो रहा है और सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो फिर टोटल होल्डिंग कॉस्ट और टोटल ऑर्डर कॉस्ट बराबर होती है। ये EOQ की कैरेक्टरिस्टिक है। EOQ की करते हैं जी प्रैक्टिस। क्या सेम रहेगा? देखना पड़ेगा, मेरा ख्याल है कि देखता हूं, अभी मुझे याद नहीं आ रही चीज, चेक करके देखनी पड़ेगी। पेज 67 पे आइएगा। पेज 67 क्वेश्चन नंबर 7। पेज 67 क्वेश्चन नंबर 7।
अच्छा नू एक काम करना है, ग्रुप में देखना मैंने कौन कौन सा लेक्चर अपलोड कर दिया। एक तो आप लेक्चर पे बस लिखा करो कौन सा नंबर लेक्चर है आज, जैसे आज शायद लेक्चर 8 है मिसाल के तौर पे। अब जब मैं लेक्चर 8 अपलोड करूँगा तो आप ग्रुप में इस सवाल की पिक्चर खींच के भेज देना, ताकि बच्चों के पास अगर नहीं है तो उनको मिल जाए। ठीक है, पेज 67, ये जिनके पास बुक नहीं है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप में देख लें, ये पिक्चर मैं भी अपलोड कर देता हूँ, यहाँ पर जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पिक्चर मैं ये अपलोड कर देता हूँ। तो पेज 67 पे क्वेश्चन नंबर 7, छोटा सा सवाल है, 5 पेपर का है, आसान सवाल से शुरू कर रहा हूँ मैं। छोटा सा सवाल है, मेरे ख्याल में 5 मिनट भी बहुत है सवाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 अभी सॉल्व करें, आप लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन 7, पेज 67 क्वेश्चन नंबर 7 स्प्रिंग 2014। अच्छा जिनके पास, वो मुझे किसी बच्चे ने कहा था कि लास्ट सेशन के हमारे पास पैक की बुक्स हैं, मैं उसमें से भी बता देता हूँ। उसमें आप देखिएगा इन्वेंटरी वाले चैप्टर में क्लास वर्क 7 था, क्लास वर्क 7 स्प्रिंग 2014 क्लास वर्क 7 था। जिनके पास लास्ट टाइम वाली पैक की बुक्स हैं उसमें ये क्लास वर्क 7 था, स्प्रिंग 2014 का सवाल है। इसको करिए, छोटा सा सवाल है, 5 मिनट में कर लेंगे आप, करें शाबाश सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी अभी सॉल्व करिए। और जिन लोगों के पास लास्ट टाइम वाली पैक की बुक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जब भी सॉल्व कहा करूंगा तो साथ, क्योंकि कुछ बच्चे लास्ट टाइम जो पैक में थे तो मैं उनको पैक वाली बुक का भी रेफरेंस बता दिया करूंगा। तो उसमें ये क्लास वर्क 7 था स्प्रिंग 14। हाँ जी, बस और कोई मसला नहीं। हाँ जी डन। जी जनाब, कर लिया होगा अब तक। आसान सा सवाल था, नहीं नहीं था आसान। अच्छा यार, एनुअल प्रोडक्शन बताइए, प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट।
जबकि हम उस प्रोडक्ट को बनाते हैं और उसके लिए एक मटेरियल इस्तेमाल होता है वाई, और वाई खरीदते हैं हम। तो ये जो सवाल है ये वाई के हिसाब से है, तो फिर एनुअल डिमांड भी किसकी होगी? वाई की। तो जो हमने पूरे साल में प्रोडक्ट बनाना है वो है तो 600 यूनिट्स, लेकिन चूंकि एक यूनिट के लिए 6 किलो वाई लगते हैं तो एनुअल डिमांड यहाँ 600 लिखूं? नहीं, फिर 600 मल्टीप्लाई चाहिए, यानी 36 लिखेंगे, तो 3600 होगी इसकी एनुअल डिमांड। अब इस एनुअल डिमांड के साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑर्डर कॉस्ट, जो कि एक है इंस्पेक्शन कॉस्ट, ये भी पर ऑर्डर है, और एक ट्रांसपोर्टेशन है, ये भी पर ऑर्डर है, और ये जो लिखा ना अप टू 400 यूनिट्स, ये फिलहाल तो इररिलेवेंट है। इसको देखते हैं कैसे इररिलेवेंट है। 20,000 और 25,000 ये दोनों ऑर्डर कॉस्ट हैं, और इन दोनों को ऐड कर लें तो कितना आ जाएगा? 45,000। ये हो गई ऑर्डर कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट 100 रुपये पर यूनिट बताई हुई है, लेकिन साथ पर ईयर तो नहीं लिखा हुआ, वो पहले एनुअल लिखा हुआ है, तो 100 रुपये ये हो गई, और 15% फाइनेंस कॉस्ट है, तो ये 15% लगाई जाएगी परचेज प्राइस पे, जो कि 16,000 रुपये दी हुई है। तो जब उसको 15% लगाएंगे तो ये 2400 आ जाएगा, तो होल्डिंग कॉस्ट बन गई 2500। अब जब आप 2500 ईओक्यू लगाएंगे, ईओक्यू के फार्मूले में डालेंगे, तो आंसर आ जाता है 360 केजी। अब ये जो अप टू 400 लिखा हुआ था ये परेशान करने के लिए लिखा हुआ था। देखें हमने अगर आंसर 360 केजी निकाल लिया, इसका मतलब है कि इसको जब एक दफा ट्रक में मंगाएंगे तो वो आ जाएगा, क्योंकि ट्रक वाले ने कहा कि 400 यूनिट तक लाऊंगा एक ट्रिप में, तो इसलिए वो इसमें कवर हो जाएगा। तो ये परेशान करने के लिए लिखा हुआ था, तो हम यहाँ पर इस 400 का कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, एक और मुश्किल ये हो सकती थी कि अगर यहाँ पर लिखा होता अप टू 100 यूनिट्स बस, इससे ज़्यादा नहीं लिखा होता, फिर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, फिर वो 2-3 दफा ईओक्यू कैलकुलेट करना पड़ता। तो आगे चल के मैं आपको ना ईओक्यू में जब डिस्काउंट डलवाऊंगा ना, फिर देखेंगे कि 2-3 दफा कैलकुलेट कैसे करना होता। अभी फिलहाल इस 400 का कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हमारा ईओक्यू निकला है 360, और ट्रक वाले ने कहा है कि एक दफा में 400 यूनिट ला के दूंगा, ज़्यादा नहीं ला के दूंगा, तो ठीक है, ज़्यादा नहीं मंगवा रहे, 360 ही मंगवा रहे हैं, तो इसलिए ये ईओक्यू 360 किलो निकल आया। अब आपसे मांगा हुआ है ईओक्यू के अलावा टोटल ऑर्डर कॉस्ट भी निकालें और टोटल होल्डिंग कॉस्ट भी निकालें। तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट निकालें, तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट का फार्मूला होता है 45,000 इंटू 3600 डिवाइडेड बाय 360, तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट आ जाएगी कितनी आ गई? 45,000 आ गई, 450,000 आ गई। 45,000 ऑर्डर कॉस्ट ये इंटू एनुअल डिमांड 3600 किलो डिवाइडेड बाय ओक्यू 360 किलो, तो ये 450,000 ऑर्डर कॉस्ट बन गई। और जो होल्डिंग कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट होती है पर यूनिट पर ईयर, जो कि कितनी दी है? 2500 इंटू ये जो मैं साथ लिखा करता था ना, ये एवरेज इन्वेंट्री है, लेकिन पिछले सवालों में अभी तक कहीं सेफ्टी स्टॉक नहीं आया था, इसमें है, तो सेफ्टी स्टॉक डलने की वजह से एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगी OQ/2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। कितने किलो सेफ्टी स्टॉक? 30 किलो। ये एवरेज इन्वेंट्री बनेगी। एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला आपको बताया था OQ/2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, तो सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ है। अब इसको 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट निकलेगी, जो कि निकल आएगी 525,000। तो ये एक आसान तरीन सवाल था स्प्रिंग 2014 का। तो यहां तक ओके है जी? ये मुश्किल तो नहीं बताएं? अच्छा, बाकी लोग भी सवाल सुनिए। होल्डिंग कॉस्ट का आंसर आया है 525,000 और ऑर्डर कॉस्ट का आंसर आया 450,000। मैंने तो भी बोला था कि ये दोनों बराबर होते हैं, ये तो बराबर नहीं आए, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक है। मैंने लिखा था कि सेफ्टी स्टॉक नहीं है, तो अब आप देखें, चेक करके देख लें, ये 30 निकाल लें, समझे है ही नहीं। अब देखो कितना आता है, तो अगर सेफ्टी स्टॉक होगा फिर बराबर नहीं आएगा। अच्छा, ईओक्यू में ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला सामने लिखा हुआ है, अगर जानना चाहें, अगर आपको शौक हो, तो मैं आपको इस फार्मूले की रीजन बता देता हूं कि फार्मूला बना कैसे है। अगर शौक हो तो, अगर नहीं तो आंखें कान बंद कर लेना, क्योंकि कान ही बंद करना आपको पता चलेगा लेक्चर कहां से कहां निकल गया। मैं आपको ईओक्यू का फार्मूला ड्राइव करके दे रहा हूं ऐसी नॉलेज के लिए, मुझे बड़ा शौक है इस तरह सोचने का कि ये फार्मूला बना कैसे। तो जो जो मुझे लगता है आपके लेवल की बातें हैं वो आप लोगों से शेयर कर लिया करूंगा। अगर आपको काम की लगे तो खुश हो जाया करना, अगर नहीं काम की लगे तो इग्नोर कर देना। तो मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं, सिर्फ ऐसे दिल के सुकून के लिए कि ये जो फार्मूला बना है ये कैसे बना है फार्मूला, ऐसे ही बस नॉलेज के लिए बता रहा हूं। यहां पर मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक लिखी है ईओक्यू की कि अगर ईओक्यू फॉलो हो और सेफ्टी स्टॉक ना हो तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट बराबर होगी। इसी से आगे चलते हैं। टोटल ऑर्डर कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है? ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू एनुअल डिमांड ओवर ओक्यू, और चूंकि हम ईओक्यू फॉलो कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय ईओक्यू। टोटल होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर इनटू सेफ्टी स्टॉक नहीं है इनटू OQ/2, और चूंकि हम ईओक्यू फॉलो कर रहे हैं तो इनटू EOQ/2। अब इन सबको एक तरफ कर लें, ईओक्यू को एक तरफ कर लें, ईओक्यू ये इधर कर लें तो ये बन जाएगा EOQ स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बाकी सब अब हम एक तरफ ले जाएं तो ये 2 इधर नीचे है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एनुअल डिमांड, ये ऑर्डर कॉस्ट, ये होल्डिंग कॉस्ट उधर डिनोमिनेटर में आ गया, और क्योंकि ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर बनाना है तो क्या करें? तो ईओक्यू का फार्मूला ऐसे बना हुआ है। तो अगर आप तालियां बजाना चाहें तो बजा सकते हैं, और अगर आप इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर कर दें। अच्छा, ये हो गया ईओक्यू। ईओक्यू का एक और सवाल करते हैं। अब इस ईओक्यू के सवाल में मैं डिस्काउंट भी मिक्स करने लगा, और उस डिस्काउंट की मिक्सिंग से पहले आप कुछ टिप्स, कुछ नोट्स लिख लें। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मेरी कोशिश होगी कि आपको लेक्चर नोट्स के अंदर सारी चीजें जो जो सिखा रहा हूं वो लिखवाऊं, ताकि आप जब एग्जाम की तैयारी करें। एक तो ये कि मेरी कोशिश है कि बहुत स्ट्रक्चर्ड पढ़ाऊं, हर टॉपिक को बहुत स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ाऊं, यानी पूरे नोट्स का एक फ्लो हो कि हम क्या कर रहे हैं, और जो जो आपको एक्स्ट्रा बातें बताऊं वो टिप्स कह के, नोट्स कह के, नसीहतें कह के वो लिखवाया करूं। तो ईओक्यू की कैलकुलेशन के लिए कुछ नोट्स लिख लें। इनको आप टिप्स कह लें, नसीहतें कह लें, मैं कभी कभी टिप्स कह दूंगा, कभी नोट्स कह दूंगा, कभी नसीहतें कह दूंगा, लेकिन आपने इनको बड़ा वाज़ेह करके लिखना है कि जब आप पेजेस पलट के जा रहे हो तो वो उठ के 12 है कि हमें भी पढ़ो, तो आपने अच्छे नोट्स बनाने।
पहला नोट ये लिखें, इफ होल्डिंग कॉस्ट इज गिवन एज अ परसेंटेज। ये जो मैं आपको नोट सिखा रहा हूं ना, ये इस टॉपिक में जो अब तक पढ़ा ये उसके काम आएंगी बातें। ये नोट सिर्फ ईओक्यू के लिए नहीं है, ये आपको ये जो अब तक हमने पढ़ा है ऑर्डर साइज ओक्यू जो हम टॉपिक पढ़े इसमें ये टिप्स काम आएंगी। दो तीन अभी बता दूंगा, इस तरह दो तीन कल और बता दूंगा, तो आपने सारे नोट्स अच्छी तरह स्टार लगा के जैसे भी वाजे करके नोट करने आपने सारे, ये एग्जाम के लिए काम आएंगी बातें आपको। सबसे पहली बात ये लिखिए कि इफ होल्डिंग कॉस्ट इज गिवन एज अ परसेंटेज। अच्छा, होल्डिंग कॉस्ट में एज अ क्लास कह रहा हूं, इसमें इंटरेस्ट भी आ गया। अगर आपको इंटरेस्ट एक परसेंटेज के तौर पे दी हुई है, इसी तरह से अगर आपको इंश्योरेंस कॉस्ट परसेंटेज के तौर पे दी हुई है, तो जो भी होल्डिंग कॉस्ट अगर परसेंटेज के तौर पे दी है वो बता रहा हूं। इफ होल्डिंग कॉस्ट इज गिवन एज अ परसेंटेज, देन अप्लाई दिस परसेंटेज, then apply this percentage to apply this percentage to relevant या respective कह लें परचेज कॉस्ट ऑफ ईच ऑप्शन, रिस्पेक्टिव परचेज कॉस्ट ऑफ ईच ऑप्शन। ये मैंने वो बात अंग्रेजी में लिखाई है जो कल सवाल में की भी थी। कल वाला सवाल अगर याद हो, ज्वाइन पे किया था मैंने डिस्काउंट वाला, उसमें एक पे मैंने डिस्काउंट लगाया था, इंटरेस्ट लगाया था 150 रुपए पे, और एक में मैंने इंटरेस्ट लगाया था 144 रुपए पे। ये कल वाले सवाल में किया था, तो वही बात मैंने अंग्रेजी में लिखा दी है कि अगर आपको होल्डिंग कॉस्ट परसेंटेज में दी है तो आपने वो परचेज कॉस्ट में मल्टीप्लाई करनी है, और अगर डिफरेंट ऑप्शंस की परचेज प्राइसेस डिफरेंट है तो फिर हर एक पे अलग अलग करनी है, जैसे कल सवाल में किया था। तो मैंने कंप्रिहेंसिव करके अंग्रेजी में पॉइंट लिखा दिया। तो एक तो ये नोट हो गया। अगली बात लिखें, while evaluating the discount offer, evaluating यानी डिस्काउंट ऑफर को इवेल्युएट करते हुए, while evaluating discount offer, यहां तक जो अंग्रेजी लिखाई उससे मेरी मुराद ये है, जैसे कल आखिरी सवाल जो किया था मैंने उसमें रिक्वायरमेंट क्या रखी थी, कल की क्लास में देखें जो आखिरी सवाल मैंने किया था उसमें रिक्वायरमेंट ये रखी थी कि आप एडवाइस करें कि हम सप्लायर का डिस्काउंट ऑफर अवेल करें कि ना करें। तो हम लोग इसको इवेल्युएट कर रहे थे, ये जो हमने एंड पे कहा था ना कि हाँ ऑफर अच्छी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, हमने इवेल्युएट किया था। अगर तो डिस्काउंट में फायदा नजर आ रहा होता तो हाँ कर देते, डिस्काउंट में नुकसान नजर आ रहा होता तो ना कर देते। तो ये फैसला हाँ या ना का इवेल्युएशन कहलाता है कि हम डिस्काउंट ऑफर की इवेल्युएशन कर रहे हैं। तो व्हाइल इवेल्युएटिंग डिस्काउंट ऑफर, कल वाले सवाल में क्या किया था, कैसे डिस्काउंट ऑफर को इवेल्युएट किया था, डिस्काउंट एक्सेप्ट करें कि ना करें कैसे इवेल्युएट किया था, किन दोनों को, वो कौन कौन सी थी, नहीं ये क्या था 1000 4000, हाँ एक हमारी करंट ऑर्डर पॉलिसी थी और एक डिस्काउंट वाली पॉलिसी थी। तो अगर आपको सवाल होता है डिस्काउंट ऑफर का, क्या बताएं डिस्काउंट अवेल करें या ना करें, और करंट ऑर्डर पॉलिसी क्या है नहीं बताई हुई, तो फिर हम समझेंगे कि ईओक्यू ही करंट ऑर्डर पॉलिसी थी। लिख लें इसकी अंग्रेजी, व्हाइल इवैल्यूएटिंग डिस्काउंट ऑफर इफ करंट ऑर्डर पॉलिसी इज नॉट मेंशन्ड, इफ करंट ऑर्डर पॉलिसी इज मेंशन्ड देन ईओक्यू इज कंसीडर्ड एज करंट पॉलिसी। जब हम डिस्काउंट ऑफर को इवैल्यूएट कर रहे होंगे, जैसे कल वाला सवाल था, और आपको नहीं बताया कि जो कंपनी की अभी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है वो क्या है, ये नहीं बताया, तो फिर ईओक्यू ही कंपनी की पॉलिसी, यानी हम ईओक्यू वर्सेस डिस्काउंट कर रहे होंगे। अच्छा, आप एक सवाल करते हैं, ये सवाल जो है ना ये आप है 5 पेपर का सवाल, लेकिन ये आपकी इस राइज वाली बुक में नहीं है, तो मैं आपको इसे अपलोड कर देता हूँ। जिनके पास पैक का क्वेश्चन बैंक पुराना उसमें था, और उसमें था ये सवाल क्लास वर्क, उसमें ये वाला क्लास वर्क 8 होगा, आप उसमें देखिएगा पैक वाली में क्लास वर्क 8। बहरहाल अगर किसी के पास नहीं है तो ये ओरे लिमिटेड के नाम से, ORE ओरे लिमिटेड के नाम से ये सवाल है, और ये मेरा ख्याल है कि आई कैप की नई बुक में नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, आई कैप की नई बुक में नहीं है। जिनके पास आई कैप का पुराना क्वेश्चन बैंक है जो बड़े पुराने चले आ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, उसमें ये 2.8 होता था, आई कैप का क्वेश्चन है 2.8, बल्कि नए में मिल गया जी मुझे, ये फाइंड पे लगाया था मिल गया। ये आई कैप के नए क्वेश्चन बैंक में भी है ये, ठीक है, मुझे सॉफ्ट कॉपी लगाने की जरूरत नहीं है। ये है पेज 20 पे, पेज 20, पेज 20 पे एग्जाम्पल 3, पेज 20 एग्जाम्पल 3,
अच्छा, ये जो आई कैप की बुक पे सवाल है ना, एग्जांपल्स, इनमें प्रॉब्लम वाली बात ये है कि इन्होंने तमीज, वो हद होती है ना तमीज की लाइन, वो निकाल दी हुई है, सवाल में और आंसर में फर्क नहीं है। तो इन्होंने इसको एग्जांपल के तौर पे किया हुआ है, तो हम तुमको सवाल के तौर पे करेंगे। तो आप लोग एग्जांपल 3 आई कैप के क्वेश्चन में जो नया है, जिनके पास पुराना है उसमें 2.8 है ओरियल लिमिटेड के नाम से, जिनके पास आई कैप की नई बुक है उसमें ये एग्जांपल 3 है पेज 20 पे, जिनके पास आई कैप पैक का क्वेश्चन बैंक है, मुझे मेरे पास लिखा हुआ है शायद ये क्लास वर्क 8 होगा, स्प्रिंग 12 का सवाल था, क्लास वर्क 8। बहरहाल ओरियल लिमिटेड के नाम से सवाल है, इतने सारे रेफरेंस बता दिए मैंने। पुराना आई कैप क्वेश्चन बैंक 2.8 है, नया आई कैप की बुक उसमें पेज 20 पे एग्जांपल 3 है ओरियल लिमिटेड ORE लिमिटेड, और जिनके पास पैक का क्वेश्चन बैंक है उसमें ये शायद क्लास वर्क 8 था। अब इससे ज्यादा पहचान में क्या बताऊं आपको, इस सवाल पे आ जाइए, ये भी मैं बोर्ड पे करता हूं। ये जो आपको मैं नोट लिखवा रहा था, अभी आपको मैंने 2 पॉइंट लिखवाए हैं, अभी इतने काफी हैं, कल फिर आपको और नोट लिखाऊंगा। तो अभी आप आ जाइए ओरियल लिमिटेड वाले सवाल पे। जिन लोगों के पास आई कैप की नई वाली बुक है, इस बुक के अंदर बदतमीजी की हुई है कि क्वेश्चन और आंसर में कोई फर्क ही नहीं किया, पता ही नहीं चला कि कौन क्वेश्चन खत्म कहां हो रहा है, आंसर कहां शुरू हो रहा है। तो उन लोगों से अर्ज है कि ये क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे ना, तो टेबल बना हुआ है और उस टेबल के नीचे पॉइंट 1 2 3 4 5 6 तक लिखा हुआ है। ये जो 6 लिखा है ना, बस ये आखिरी पॉइंट है, और इसके बाद रिक्वायरमेंट, उसके बाद रिक्वायरमेंट कर लें, लाइन लगा के रिक्वायरमेंट कर लें कि हमसे रिक्वायर्ड है कि इवैल्यूएट वेदर ओएल शुड अवेल द डिस्काउंट फ्रॉम वेंडर। इतना मुश्किल सवाल नहीं है जितना आपने मुश्किल बात को बना दिया। एग्जांपल 3 जो नई बुक देख रहे हैं आई कैप की, राइस की बुक में ये सवाल नहीं है। जो नई बुक आई कैप की देख रहे हैं उसमें पेज 20 पे एग्जांपल 3 है ओएल लिमिटेड के नाम से, इसमें टेबल के नीचे जो अदर इन्फॉर्मेशन है पॉइंट 1 2 3 4 5 6, बस ये 6 पॉइंट आखिरी है। इसके बाद जो नजर आ रहा है आपको सॉल्यूशन, इसको इग्नोर कर दें, इसको छोड़ दें। पॉइंट 6 के बाद रिक्वायरमेंट लिख लें कि इवैल्यूएट वेदर ओएल शुड अवेल द डिस्काउंट ऑफर और नॉट। ये रिक्वायरमेंट है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मैं बोर्ड पे करता हूं उसको सॉल्व, आप लोग समझते जाइए और नोट करते जाइए। पढ़ लीजिए पहले, मैं बोर्ड पे करता हूं, पढ़ लीजिए पहले आप लोग। हाँ जी, पढ़ लिया तो शुरू करें। चलो मुझे डाटा मैं पूछूंगा ना, हमने डिस्काउंट ऑफर को इवैल्यूएट करना है, तो हमें मुकाबला करना है कि डिस्काउंट ऑफर पे जाएं या वही रहें जो अभी थे। अभी हम क्या कर रहे थे बताया कि अभी हमारी ऑर्डर पॉलिसी क्या है, तो फिर ईओक्यू होगी। तो हम लोग ईओक्यू वर्सेस डिस्काउंट ऑफर कितनी है, 5000 5000, हाँ, और ईओक्यू पता नहीं, निकाल लेते हैं, ईओक्यू निकाल लेते हैं। ईओक्यू निकालने के लिए हमें ऑर्डर कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी। तो पहले ऑर्डर कॉस्ट पे आते हैं। ऑर्डर कॉस्ट में क्या क्या है, ऑर्डर कॉस्ट में क्या क्या है, ऑर्डर कॉस्ट में है एनुअल डिमांड, परचेज प्राइस, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, ये ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट होती है। ये हो गई ऑर्डर कॉस्ट कितनी, 8000। और क्या है, डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर, ये ट्रांसपोर्टेशन हो गई कितनी, 3000। और क्या है, अच्छा ये टॉप पे देखें, ये जो टेबल बना हुआ है, कॉस्ट इनकर्ड ऑन फाइनल क्वालिटी चेक एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। इंस्पेक्शन हो गया ना, क्वालिटी चेक यानी इंस्पेक्शन। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो ये हम कस्टमर को बेचते हुए क्वालिटी चेक करते हैं, तो इसका भी कोई ताल्लुक नहीं चीजें खरीदने से, ये तो ऑर्डर नहीं है ना, ये तो बेचते हुए काम हो रहा है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि शायद जब सप्लायर डिलीवर करने लगता है तब इंस्पेक्शन होती है, मतलब लिया जा सकता है। तो अगर ये हम बेचते हुए इंस्पेक्शन करते हैं तो फिर तो ये बेचने का खर्चा है, लेकिन अगर हम खरीदते हुए सप्लायर के पास से उठाते हुए इंस्पेक्शन करते हैं तो हाँ फिर ये ऑर्डर कॉस्ट है। तो क्या ये रेलेवेंट ऑर्डर कॉस्ट है कि नहीं, अगर ये खरीदते हुए इंस्पेक्शन है तो क्या ये रेलेवेंट ऑर्डर कॉस्ट है या नहीं, क्यों, हाँ जी। तो ये इंस्पेक्शन को अगर हम ऑर्डर कॉस्ट मान लें तो ये इररिलेवेंट है, क्योंकि ये पर यूनिट नहीं है। अभी कुछ देर पहले कहा था कि ऑर्डर कॉस्ट अगर पर यूनिट हो तो रेलेवेंट नहीं होती, तो इंस्पेक्शन कॉस्ट यहाँ नहीं आएगी। तो ऑर्डर कॉस्ट बन गई 11000। होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट ये काम मैं जो करने लगा हूँ ये आपको कल बता चुका हूँ। होल्डिंग कॉस्ट दो निकालेंगे हम, ईओक्यू के लिए अलग यानी करंट के लिए अलग और डिस्काउंट ऑफर के लिए अलग। क्यों दो निकालनी पड़ेंगे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट कॉस्ट दी हुई है। ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, ये भी इंटरेस्ट कॉस्ट है। मैंने पहले दिन जो नाम लिखे थे ना चैप्टर के पहले दिन कि किन किन नामों से मिल सकता है, तो उनमें शायद रेट ऑफ रिटर्न भी लिखा था मैंने। तो 15% इंटरेस्ट कॉस्ट है। अब इस 15% को लगाना किस पे, परचेस कॉस्ट पे, तो वो इन दोनों में अलग अलग होगी। वही जो कल सवाल में काम किया था। तो होल्डिंग कॉस्ट क्या क्या है, होल्डिंग कॉस्ट है जी स्टोरेज कॉस्ट। अब इसने कह दिया ना बेस्ड ऑन एवरेज इन्वेंटरी, यानी एवरेज इन्वेंटरी से लिंक है, तो हाँ ये रेलेवेंट है। स्टोरेज कॉस्ट कितनी है,
80, यहाँ भी और यहाँ भी। इसी तरह इंश्योरेंस के साथ भी उसने कह दिया कि ये एवरेज इन्वेंट्री से लिंक्ड है, तो बस ठीक है, रेलिवेंट है। कितनी? 60 और 60। स्टोर कीपर की सैलरी बेशक ये पर यूनिट करके दी हुई है, पर यूनिट कैसे करके दी हुई है? कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर दी होगी, कैलकुलेटर थोड़ी करेगा क्या करेगा, उसने तो पर यूनिट कर दी। लेकिन स्टोर कीपर की सैलरी, इसका कोई ताल्लुक है एवरेज इन्वेंट्री से? स्टोर कीपर की सैलरी, तो फिर ये रेलिवेंट नहीं है। तो ये स्टोर कीपर की सैलरी रेलिवेंट नहीं है। हाँ, आगे है इंटरेस्ट, ये रेलिवेंट है, और इंटरेस्ट लगाएंगे हम लोग परचेज कॉस्ट के ऊपर। और अभी इस वक्त हमारा एक यूनिट कितने का होता है? 900 रुपए का। और अगर डिस्काउंट ले लेंगे तो कितने का मिलेगा? 800। इतना नहीं, डिस्काउंट नहीं है, 3% डिस्काउंट है, 873। अगर अभी हम खरीदते हैं तो एक यूनिट 900 का मिलता है, तो 900 का 15%, और अगर डिस्काउंट अवेल करेंगे जो कि 3% डिस्काउंट है, तो फिर हमें 900 की बजाय 873 का मिला करेगा, 27 रुपए डिस्काउंट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट कॉस्ट होगी यहाँ कितनी? 135, और यहाँ 130.95। तो ये हो गई होल्डिंग कॉस्ट, ये बन गई 3 नहीं 275, और ये बन गई 2। बस हो गया सवाल। ईओक्यू निकाल लेते हैं, वर्किंग वन। 2 इंटू एनुअल डिमांड कितनी है? 2 लाख, इंटू ऑर्डर कॉस्ट 11,000, ये वर्किंग 2 में निकाली हुई है, डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट ये 275 वाली, ये वर्किंग 3 में निकाली हुई है। तो ईओक्यू निकल आएगा 4,000। अब हम इन पे इवैल्यूएशन कर लेते हैं। डिस्काउंट है चूंकि, तो टोटल परचेज कॉस्ट भी निकालेंगे। परचेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं? परचेज कॉस्ट इंटू एनुअल डिमांड। तो यहाँ मिलता है 900 का 2 लाख, और अगर डिस्काउंट पे चले जाएंगे तो 873 का मिला करेगा। $180 मिलियन और 174 टोटल ऑर्डर कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट कैसे निकालते हैं? 11,000 इंटू एनुअल डिमांड ओवर ओक्यू। तो 4,000 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है? 550,000, और 5 से डिवाइड करें तो 440, और टोटल होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगी। होल्डिंग कॉस्ट वहाँ निकाली हुई है वर्किंग 3 में, इंटू ओक्यू ओवर 2। अगर साथ में सेफ्टी स्टॉक भी होता तो एवरेज इन्वेंट्री क्या बन जाती? ओक्यू ओवर 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, फिर ये मल्टीप्लाई होता। सेफ्टी स्टॉक नहीं है, मैंने नहीं लिखा। कितनी? 550, और ये इसकी होनी चाहिए, ये 275 लगेगी ना। अब ये लगाए 270.95 इंटू 677 37, पक्की बात है। अब देखेंगे ग्रैंड टोटल 181, और ये 17, वन सेवन फाइव 717। तो क्या फैसला हुआ फिर? डिस्काउंट अवेल कर लेना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, डिस्काउंट अवेल कर लेना चाहिए। डिस्काउंट शुड बी अवेल, डिस्काउंट शुड बी अवेल। अच्छा, अब आपको ना मैं एक सवाल होमवर्क दे रहा हूँ, और ये सवाल अच्छा सवाल है, इसमें आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन आप करके आएंगे तो ही मुश्किलें डिस्कस हो सकेंगे। अगर आप छोड़ बैठेंगे तो बेटा मुश्किल नहीं बता सकूंगा। ये सवाल मैं खुद भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन अभी आप लर्निंग प्रोसेस में मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप करके आ रहे हैं सवाल, करना है ये सवाल। एक सवाल ले देखो सिर्फ होमवर्क। वैसे मेरी रूटीन 2 सवाल की हुआ करेगी, 2 सवाल होमवर्क दिया करूंगा, 2 से ज्यादा नहीं। हाँ, जब मुश्किल होंगे तो एक पे भी गुजारा हो जाएगा, और अगर बिल्कुल ही बच्चों वाले होंगे तो हो सकता है 3 भी दे दो, 4 भी हो सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल एक सवाल दे रहा हूँ। अच्छा, अब ये रेफरेंस ध्यान से सुन लें, क्योंकि मैं सारे हिसाब किताब बताता हूँ। पहले बता रहा हूँ जिनके पास आई कैप का पुराना, मुझे पतली सी किताब होती थी, वो जो अलग क्वेश्चन में होता था, जिनके पास वो है पहले उनको बता रहा हूँ। उसमें था ये 2.6 जी, जिनके पास पुरानी किताब थी उसमें ये 2.6 होता था। सवाल अच्छा है, आप करके आएंगे तो ही मैं फायदा। ये सवाल है थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन अगर आप हिम्मत हार आएंगे कि नहीं ये तो मेरे बस का नहीं है, तो बेटा फिर आपकी लर्निंग रुक जाती है। तो आपने करके आना है, ये रोना नहीं है, सुस्ती नहीं करनी। जिनके पास आई कैप का पुराना क्वेश्चन बैंक है पहले वो सुन लें, ये है 2.6 मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड के नाम से, ये सवाल करिएगा। अच्छा, जिनके पास राइज की नई बुक पहुंच चुकी हुई है उसमें से भी बता देता हूं, उसमें पेज नंबर 68 पे ये क्वेश्चन नंबर 10 है। पेज 68 क्वेश्चन नंबर 10 मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड। जिनके पास ये भी नहीं है, आई कैप की नई बुक है, चलो उनको भी बता देता हूं, आई कैप की नई बुक वाले भी सुन लें। आई कैप की नई बुक वाले पेज 31,
अच्छा अब ये होश से सुनिएगा, पहले मैंने आईकैप का पुराना क्वेश्चन बैंक बताया था, उसमें 2.8 क्वेश्चन था। फिर मैंने राइस की बुक से पेज 68 पे क्वेश्चन नंबर 10 बताया। अब तीसरी किस्म के नौजवानों को बता रहा हूँ, पेज 31, ये आईकैप की नई बुक बता रहा हूँ, पेज 31 एग्जाम्पल 4 मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड के नाम से है। और इसमें जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इसमें तमीज नहीं है कि कहाँ से सवाल शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ से आंसर शुरू हो रहा है। इसकी रिक्वायरमेंट जो जो लोग आईकैप की नई बुक देख रहे होंगे ना, पेज 31 पे ये सवाल खत्म हो गया। 32 पे जो पहली लाइन लिखी हुई है वो रिक्वायरमेंट है। 32 के स्टार्ट में लाइन लिखी हुई है, कंप्यूटेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ सेविंग्स दैट कैन बी अचीव्ड इफ एमडीएल अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर्स बेस्ड ऑन ईओक्यू। तो इसको सिंपल सी रिक्वायरमेंट बना लें कि अगर कंपनी ईओक्यू अडॉप्ट कर ले तो एनुअल सेविंग्स बता दे, ये रिक्वायरमेंट है सवाल की। तो अब आपके सामने 3 सवाल होमवर्क दे दिया, एक ही दिया मैंने, 3 अलग अलग किताबों से रेफरेंस बताया। अब अपनी देखें जिसके पास जो किताब है, तो इसको अब आप करके आइएगा, कल इंशाल्लाह ये डिस्कस करूंगा और कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।